Hello everyone, welcome to the More Computer Academy. Today we are starting our next previous year question paper of computer science. Let's begin without wasting time. Our question is drawing the concept, seeing few white swan, we conclude all the swans are white, falls under dash in AI. Option D is correct. Inductive learning. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ लर्निंग. ठीक है. व्हाट इज़ लर्निंग. बेसिकली लर्निंग में हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं. ठीक है. वो नॉलेज हम कैसे गेन करेंगे, या तो हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं या फिर हमने उसको एक्सपीरियंस किया है. ठीक है. किसी भी स्किल को अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एक लर्निंग. ओके. ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शंस को इलेबोरेट करूँ तो ऑप्शन ए इज़ एनालॉजिकल लर्निंग. एनालॉजिकल लर्निंग में क्या होता है कि अगर हमारे पास टू थिंग्स हैं, ठीक है, उन टू थिंग्स में जो भी सिमिलैरिटी है, अगर हम उसको उसकी सिमिलैरिटी को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एनालॉजिकल लर्निंग. ठीक है. अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे हमें बाइक राइड करनी आती है. ठीक है. तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम कार राइड करना सीख सकते हैं. ठीक है. कैसे? क्योंकि हाँ, इनमें सिमिलरिटी क्या है कि हम बैलेंस करना और कंट्रोल करना सीख रहे हैं. ठीक है. तो ये अपनी क्या है, एनालॉजिकल लर्निंग. अगर मैं बात करूँ सुपरवाइज लर्निंग की, सुपरवाइज लर्निंग में क्या है कि कोई भी पर्सन या फिर वो हम टीचर का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो टीचर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है या फिर सुपरवाइज कर रहे हैं किसको, स्टूडेंट्स को. अगर उन्होंने बच्चों को कैट्स और डॉग्स की पिक शो की है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि बच्चा कॉन्सेप्ट को कैच कर पा रहा है क्या, क्या उनमें जो कैट को और डॉग को क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है विच इज़ डॉग एंड विच इज़ कैट. ठीक है. तो सुपरवाइज करने का काम किस में होता है, सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करना सीखते हैं, सुपरवाइज करना थिंग्स को. एंड ऑप्शन सी इज़ लर्निंग ऑटोमेटा. लर्निंग ऑटोमेटा बेसिकली क्या है, ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं किससे, अपने फीडबैक से. ठीक है. इसमें एरर एंड ट्रायल का यूज़ होता है. ठीक है. अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो वो क्या है, अपना रोबोट वैक्यूम क्लीनर. ठीक है. इसमें जो मशीन है वो क्या करती है, फीडबैक से ही अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है और ऑटोमेटिकली क्या है, वो लर्निंग हो रही है. इंडक्टिव लर्निंग में क्या है, हमने कुछ स्पेसिफिक केस लिए हैं. ठीक है. जैसे हमने अपने क्वेश्चन में ही क्या किया, कुछ वाइट स्वैन्स हैं. ठीक है. उनको देख के हमने क्या जनरलाइज कर लिया कि जितने भी स्वैन होते हैं वो सभी वाइट होते हैं. तो हमने क्या कर लिया, ये एक इंडक्टिव लर्निंग की है कि एक स्पेसिफिक केस को किससे रिलेट कर दिया, ओवरऑल जनरलाइज कर दिया उसको. तो ये अपना क्या है, इंडक्टिव लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ cells user of GSM is almost dash relative to AMPS. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 3 times लॉन्गर. अगर मैं बात करूँ GSM, व्हाट इज़ GSM. GSM अपना क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. ठीक है. ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं हम इसका, GSM का. और जो अपना AMPS है, ये क्या है, एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सिस्टम. ये क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन का अपना ओल्ड वर्जन है. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो GSM है, इसकी जो कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की या फिर ऑर्गेनाइज करने की, वैसे तो ये 6 टाइम लॉन्गर होता है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है वो उन्होंने क्या दे रखा है, 3 times लॉन्गर. ठीक है. तो ये AMPS से कितना होता है, 6 टाइम लार्जर. या फिर हम इसको अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज, दिस आंसर इज सी इज़ करेक्ट, 3 times लॉन्गर होता है. अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे हमें क्या करवाना है, अरेंज करवाना है, एक हमारे पास पर्टिकुलर स्पेस है. ठीक है. अगर हम AMPS के थ्रू एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कार्स हैं, उनको हमें पार्क करवाना है एक पर्टिकुलर एरिया में. तो AMP से हम क्या करवाएंगे, उस एरिया के अंदर 100 कार्स को पार्क करवा सकते हैं. बट अगर मैं बात करूँ GSM की, तो वो इतना स्मार्टली उस स्पेस को यूज़ करता है, उसको इतना अच्छे से रीअरेंज करता है कि वो 600 कार्स को वहाँ पे क्या कर सकता है,
या 300 कार्स को वो क्या करता है उसमें उसमें पार्किंग अलॉट करवाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा कैपेसिटी होती है जीएसएम की। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज generation of intermediate code based on abstract machine model is useful in compiler because option B is correct. Syntax direct translation can be written for intermediate code generation. अब इसमें बात क्या कर रहा है, जैसे अगर मैं बात करूँ कंपाइलर, तो कंपाइलर क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जो भी हम ह्यूमन रीडेबल जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, जो हमारा सोर्स कोड होता है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। कौन, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, जो अपना सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंटरमीडिएट कोड की, इंटरमीडिएट कोड का मतलब है कि जैसे जो मैंने सोर्स कोड बनाया है वो किस लिए बनाया है कि मुझे अपने इंग्लिश कोड को फ्रेंच कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब मुझे, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है जो इंग्लिश में है, मुझे उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट करवाना है, तो उसमें जो सोर्स कोड से जो मशीन कोड के बीच की जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एब्स्ट्रैक्ट मशीन मॉडल की, ये जो एब्स्ट्रैक्ट मशीन मॉडल है ये क्या है, इसमें हम अपने जो कंपाइलर है, ठीक है, उसको डिज़ाइन और उसको एनालाइज करने का जो वर्क है वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन मॉडल, ठीक है। और अगर हम बात करें सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन की, सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन में क्या होता है कि हम एक ग्रामर के रूल्स को अप्लाई करते हैं किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन कैन बी रिटन फॉर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statement is false? Which one of the following statement is false? Our option D is correct. Which option D is correct? It's a kernel level threads cannot share the code segment. Okay, these statement are false. अगर मैं बात करूँ what is thread? थ्रेड क्या है, थ्रेड कोई भी प्रोसेस जो सीपीयू में कोई भी प्रोसेस चल रही है, ठीक है, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड। और ये कैसे रन होती है, वो होती है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ये रन होती है। और अगर मैं बात करूँ यूज़र लेवल थ्रेड की, तो यूज़र लेवल थ्रेड में क्या होता है कि यूज़र ने जो भी प्रोग्राम है उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा, यूज़र लेवल थ्रेड, ठीक है। ये जो मैनेज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल है वो उसको मैनेज नहीं करता है, किसको, यूज़र लेवल थ्रेड को, ठीक है। यूज़र का जो प्रोग्राम है वहीं पे उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा, यूज़र लेवल थ्रेड। कर्नल लेवल थ्रेड में क्या रहेगा, जो भी मैनेज करने हैं, कोई भी प्रोसेस मैनेज करना है तो वो किसके द्वारा कौन करता है इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पार्शियल requirement for a software. When a camera mounted on the gate detected an incoming vehicle, the gate should be opened. If the incoming vehicle is a registered vehicle, it can be considered to be which one of the following types of requirement? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इट्स अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अगर मैं बात करूँ कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है, एक सिस्टम को क्या करना चाहिए, ठीक है, व्हाट का जब हमें क्वेश्चन मिलता है तो वो हमारा क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है फंक्शन की। एक सॉफ्टवेयर को अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, तो ये अपना क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ तो वो क्या हो सकता है, जैसे हमने एटीएम मशीन से अगर हमें कैश विड्रॉ करना है तो हमें पहले क्या करना होगा, उसमें पिन कोड करेक्ट होगा तभी वो फंक्शन करता है। तो रिक्वायरमेंट क्या है अपनी, यहाँ पे पिन कोड करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ओके, अगर मैं बात करूँ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की, तो हम इसमें बात करते हैं कि हमें प्रोसेस को कैसे वर्क, कैसे परफॉर्म करवाना है फंक्शन, ठीक है, सॉफ्टवेयर में कैसे फंक्शन परफॉर्म होगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जैसे गेट ओपन करना है,
3 सेकंड में वो होना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे कंडीशन, तो ये अपना फुलफ़िल नहीं करता है। एंड कॉन्स्ट्रेंट में हम क्या करते हैं, एक लिमिट सेट करते हैं, क्या किसी भी चीज़ की एक लिमिट सेट की जाती है। ठीक है, वो अपना क्या हो गया, कुछ रूल्स अप्लाई करने होते हैं, जैसे कोई भी लैंग्वेज में हमें वर्क करना है तो उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरफेस में क्या होता है, हम एक सिस्टम को क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं अदर सिस्टम के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरफेस। ठीक है, our next question is which one of the following views is implicit in a SRS document। ठीक है, अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ एस आर एस क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक जो हमारा सिस्टम है वो उसको क्या करना है। ठीक है, इस पे फोकस होता है कि सिस्टम के लिए कोई सॉफ्टवेयर है उसको अगर हमें डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पे हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ, हियर इज़ ब्लैक बॉक्स इज़ आर करेक्ट ऑप्शन एंड ब्लैक बॉक्स। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स में अगर मैं बात करूँ तो ये क्या क्या करता है ब्लैक बॉक्स, जब भी कोई सिस्टम है, ठीक है, अगर हमें उसको, ये क्या करवाता है ब्लैक बॉक्स, सिर्फ किस पे फोकस करता है, इनपुट और आउटपुट पे। ठीक है, इसमें हमें कोई मैटर नहीं है कि वो इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने कोई डाटा इंसर्ट करवाया और वो हमें क्या करेगा, सिर्फ हमें उस डाटा को के आउटपुट को डिस्प्ले करेगा, बट वो कैसे इंटरनली काम कर रहा है ये ब्लैक बॉक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे हमारी मोटर्स हैं या फिर सेंसर्स हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या काम कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस होता है ब्लैक बॉक्स का, लेकिन ये काम कैसे कर रहे हैं इस पे फोकस नहीं होता है। लेकिन अगर मैं वाइट बॉक्स की बात करूँ, व्हाट इज़ वाइट बॉक्स, वाइट बॉक्स में हमें क्या होता है, वाइट बॉक्स किस पे वर्क करता है कि हमें कोड को कैसे कंट्रोल करना है, इनसाइड जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो कैसे रन होगा, उसके अंदर किस कोड के थ्रू हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर वो क्या होगा, इंटरनल कंट्रोलिंग किसके थ्रू होती है, वाइट बॉक्स के थ्रू। अगर मैं ग्रे बॉक्स की बात करूँ तो इसमें क्या रहेगा, ग्रे बॉक्स के अंदर कुछ इंटरनल डिज़ाइन की, मतलब टेस्टिंग वगैरह का जो काम है वो किस में होता है, ग्रे बॉक्स के अंदर। जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाया, उसके बाद उसमें टेस्टिंग करने के लिए कि वो एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं, तो उसमें हम ग्रे बॉक्स का यूज़ करते हैं। एंड ग्लास बॉक्स में क्या करते हैं, ये बिल्कुल मतलब ये एक वाइट बॉक्स की तरह ही होता है। कैसे, इसमें जो इंटरनल व्यू होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब ये इंटरनल वो कैसे काम कर रहा है, कैसे कंट्रोल होता है, तो वो ग्लास बॉक्स में ही आता है। ठीक है, our next question is if the reason code for the two endpoints of a line are 1010 and 0101, the line is, option C is correct, is partially visible। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है, हमने क्या यूज़ किया है इसमें, हमने इसमें कौन सा एल्गोरिथम यूज़ किया है, कोहेन, कौन सा, कोहेन कोहेन सुदरलैंड एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई भी लाइन को क्लिप किया, ठीक है, तो उसको कैसे एक ग्राफिक के फॉर्म में इनसाइड या आउटसाइड विंडो के कैसे वो दिखेगा। ठीक है, कोई भी लाइन है अगर हमें उसको ग्राफिक वे में डिसाइड करना है कि वो इनसाइड में या फिर आउटसाइड में एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है विंडो में, तो वो कैसे दिखेगी, ये है अपना कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम। ठीक है, रीजन कोड में क्या है, रीजन कोड एक 4 बिट बाइनरी कोड होता है। ठीक है, इसमें जो है ये पॉइंट्स को क्या करता है, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम विंडो के कौन से एरिया में हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कोड को। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कम्प्लीटली विजिबल में क्या रहेगा,
ये अपना किसका फॉर्म नहीं है, ये अपना रीजनल कोड का फॉर्म नहीं है, ठीक है। इसमें सारे के सारे जो रीजनल कोड जो हम एंटर करते हैं वो कितना होता है, 000 रहता है इनसाइड में। और ये प्रॉपर तरीके से इनसाइड में विजिबल फॉर्म में होता है। कैसा कि हमें सब शो हो रहा होता है ये कोड। अगर मैं बात करूँ कम्प्लीटली इनविजिबल की तो इसमें हम बिट वाइज एंड का यूज़ करते हैं, और ये क्या होता है, इनविजिबल फॉर्म में, ठीक है। और जैसे हमारे पास कोई फ़ोटो है, ठीक है, उसको हमें देखना है कैमरे से। जब हम उसको देखते हैं तो हम उसका सिर्फ आउटसाइड को देखते हैं, ठीक है। इन जो मतलब हम एक फ़ोटो को हमने क्या किया, एक फ़ोटो क्लिक किया, ठीक है। कैमरे के सामने जितना भी पार्ट उस पिक्चर का विजिबल हो रहा है सिर्फ हम उसी को देख पाते हैं। उसके अदर साइड जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, वो बेसिकली हट जाती हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कम्प्लीटली इनविजिबल, ठीक है। जो कैमरे के सामने है ऑब्जेक्ट हमें सिर्फ उतना ही दिखेगा, कैमरे के जो अदर साइड में है, ठीक है, वो हमें पार्ट इसमें विजिबल नहीं होता। पार्शली विजिबल में क्या रहेगा, ये अपना जो इसमें पॉइंट्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी जो कोडिंग होती है वो क्या होती है, 0 फॉर्म में ये रहता है। और आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सॉकेट प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इंडिकेट दैट द सर्वर विल एक्सेप्ट आ कनेक्शन, ठीक है। सर्वर कैसे कनेक्शन को कैसे कनेक्ट कर पाता है, तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, लिसन। लिसन फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, सर्वर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ सॉकेट, सॉकेट क्या है, जैसे हमें डाटा को सेंड करना है या फिर रिसीव करना है, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नेटवर्क होना चाहिए। तो ये जो डाटा का जो सेंडिंग और रिसीविंग जो एंडिंग पॉइंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉकेट। क्या बोलते हैं, सॉकेट, ठीक है। और जो सर्वर है वो क्या करता है, जैसे क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट सेंड की है, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन लेना है, ठीक है। तो वो जो रिक्वेस्ट है क्लाइंट की साइड से वो कहाँ जाती है, सर्वर पे। और फिर सर्वर क्या करता है, वहाँ से डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है जो हमें चाहिए, और वो फिर क्लाइंट को क्लाइंट उसे रिसीव करता है। क्लाइंट क्लाइंट हमने अंडरस्टैंड किया। और जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं, कुछ स्पेसिफिक कमांड्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना फंक्शन, ठीक है। अगर मैं आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, presence of which one of the following characteristics in a project would indicate the suitability of a extreme programming model. Option C is correct, here is a service oriented project, ठीक है। ये क्या है, अपना सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। अगर मैं बात करूँ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल, ये क्या है, ये एक जो एजाइल सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, उसका पार्ट, ठीक है। जब हम एजाइल सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, वो जो मेथड है वो किसके ऊपर फोकस करता है, जो हमें कंटिन्यूसली फीडबैक मिलता है, ठीक है। उसी बेस पे हम क्या करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये किसका पार्ट है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये कभी भी फेल नहीं होता, ठीक है। मिशन क्रिटिकल ये क्या होता है, ये कभी फेल नहीं होता। और स्टेबल रिक्वायरमेंट में क्या रहेगा, अगर मैं बात करूँ अपना अगर हम बात करें एक्सट्रीम लार्ज प्रोजेक्ट की, तो एक्सट्रीम लार्ज प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो अपना जैसे हमने एक्सट्रीम लार्ज पॉइंट में मतलब हम बहुत ही, जैसे हमारे पास कोई लार्ज टीम है, ठीक है, उसको मैनेज करना बहुत ही हार्ड होता है एक्सपी में, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक फ्लेक्सिबल टीम चाहिए जिससे हम बहुत ही अच्छे से काम वर्क को परफॉर्म करवा सकें, ठीक है। तो एक्सट्रीम लार्ज पॉइंट क्या है, ये इसमें जो टीम है इसमें क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको मैनेज करना। Okay, our next question is, for the student in a college, if we want to partition the students based on the different extra curricular activities that they participate in, which clustering approach will be most suitable for this task?
is overlapping. Option B is correct. It's a overlapping. अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग क्या है, ये एक ग्रुप है सिमिलर आइटम्स का, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, जो भी सिमिलर पीपल्स हैं या फिर आइटम्स होते हैं उनकी जो ग्रुपिंग होती है वो क्लस्टरिंग है। अगर मैं बात करूँ हायरार्किकल, हायरार्किकल में क्या होता है कि ये हायरार्किकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, क्या होती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इसमें हम डाटा को स्प्लिट करते हैं किसमें, स्मॉलर में, ठीक है। कोई नोड अबव है, बिलो है या फिर सिमिलर लेवल पे है, तो इसमें के किस पे काम करता है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। ओवरलैपिंग में क्या होता है, जो जैसे वन आइटम है, ठीक है, वो किससे बिलोंग करता है, मल्टीपल क्लस्टर्स के साथ जब बिलोंग करता है तो हम क्या करते हैं, उसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। जैसे सेम हमने यहाँ पे किया कि हमने डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को हमने पार्टिसिपेट करवाया था, और स्टेबल टास्क जब हमने परफॉर्म किया तो हमने क्या किया, स्टूडेंट्स का पार्टीशन किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीपल क्लस्टर्स हो गए क्योंकि सबकी जो स्टूडेंट्स का हमने पार्टीशन किया है वो क्या है, अलग अलग सबकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं। एंड पार्टिशनल क्लस्टरिंग में क्या रहता है, हर एक आइटम का अपना एक अलग क्लस्टर है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं पार्शियल क्लस्टरिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन बिट ऑफ स्टैटिक मेमोरी इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, ये किसको कंपोज करता है, फ्लिप फ्लॉप, क्या है, फ्लिप फ्लॉप को कंपोज करता है। अगर मैं बात करूँ बिट, बिट क्या होता है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डाटा की, ज़ीरो और वन की फॉर्म में, हम इसको बोलते हैं बिट। अगर मैं बात करूँ स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी क्या होती है, ये ऐसी मेमोरी है जैसे हमारा जो हमारा जो पीसी है, ठीक है, उसमें जैसे हमने पावर सप्लाई किया तो डाटा क्या होता है, बहुत ही फास्टर वर्क करता है, ठीक है, ये अपनी क्या है, अपनी स्टैटिक मेमोरी है। और फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, ये वन बिट को स्टोर करवाता है, ठीक है, एक सर्किट के अंदर क्या होता है, वन बिट स्टोर होता है। जैसे हमने कोई भी प्रोसेस को ऑन किया है या फिर ऑफ कर दिया है तो फिर ये क्या है, स्विचिंग का काम करता है, और हम इसमें वन बिट में डाटा को स्टोर करवाते हैं, किसमें, फ्लिप फ्लॉप में। एंड डिकोडर एंड मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, ये जो डिवाइसेस हैं वो राउटिंग सिग्नल्स को के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज़ नहीं होते, ठीक है, कौन, डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर, हम इसको क्या करते हैं, राउटिंग सिग्नल्स के लिए यूज़ करते हैं, स्टोरिंग के लिए नहीं करते। And option B is correct, R flip flop. Our next question is which one of the following is not true of the agile model of the software development? Option C is correct. Developed software usually has high quality and reliability. Option C is correct. इसमें अगर मैं बात करूँ एजाइल मॉडल, व्हाट इज़ एजाइल मॉडल, एजाइल मॉडल में क्या होता है, जैसे ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हम क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भी अपना कांस्टेंट फीडबैक आता है उसी के बेस पे ये वर्क करता है, और बहुत ही क्विकली हमें जो है अपना जो डाटा है वो यहाँ से रिट्राइव करते हैं हम। अगर मैं बात करूँ इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की, तो इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हम ऐड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो जो भी एडिशनल फीचर्स होते हैं वो ऐड करने के लिए हम इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट का यूज़ करते हैं। इवोल्यूशनरी में क्या है, ये जैसे हमें क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना है, ठीक है, कि वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करे, तो ये क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का इवोल्यूशन कर रहे हैं हम। एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी में क्या होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो विदाउट फेलियरिटी के क्या कहो, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे वर्क को, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी स्कीम? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ई एल गैमल, ई एल गैमल क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी क्या है, हम क्या करते हैं, डाटा को जब सिक्योर करने का काम करते हैं उसके लिए हम कोडिंग करते हैं,
ठीक है, वो हमारी क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी, डाटा को सिक्योर करने के लिए जो कोडिंग करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक की में क्या होता है, इसमें एनक्रिप्शन भी होता है, डिक्रिप्शन भी होता है। सिमेट्रिक की में जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, अपने डाटा को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक की का हम यूज़ करते हैं। असिमेट्रिक की में क्या रहेगा, टू कीज़ होती हैं, वन इज़ एनक्रिप्शन एंड वन इज़ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसमें जो अपना ई एल गैमल है, ई एल गैमल में क्या होता है कि जैसे इसमें एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं। इसमें टू कीज़ होती हैं, जैसे जो सेंडर है वो क्या करेगा, मैसेज को जब मैसेज इसमें क्या होगा, जैसे व्हाट्सएप पे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेंडर ने मैसेज किया तो वो क्या हो गया, पब्लिक की का यूज़ करके मैसेज को लॉक कर दिया। और जब ये रिसीव होता है रिसीवर को, तो फिर ये किसमें, कैसे हम इसको ओपन करेंगे, प्राइवेट की के थ्रू। तो हमने यहाँ पे टू की का यूज़ किया, सेंड करने के लिए हमने पब्लिक की का यूज़ किया और रिसीव करने के लिए हमने प्राइवेट की का यूज़ किया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ब्लो फिश में क्या क्या रहता है, सिमेट्रिक होता है, मतलब सिर्फ सेम की से हम अपने मैसेज को लॉक करते हैं और अनलॉक करते हैं, वो अपना क्या है, सिमेट्रिक। तो ब्लो फिश किस में यूज़ होता है, सिमेट्रिक में। ए ई एस में क्या रहेगा, ये एक एडवांस एंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है। क्या है, एडवांस्ड एंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है। हम इसका जो वाइडली यूज़ करते हैं डाटा को एनक्रिप्शन के लिए, डाटा के एनक्रिप्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, AES का। ठीक है, IDA ये अपना क्या है, इंटरनेशनल डाटा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल डाटा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। हम इसमें सेम की का यूज़ करते हैं। ठीक है, डाटा को शेयर करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, EL गैमल। Our next question is in a fixed point number representation, a negative number in binary number system in a computer is represented by option C is correct, sign to two's complement representation. ठीक है, what is sign to represent complement representation? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट नंबर, तो फिक्स्ड पॉइंट नंबर क्या होता है, ये एक ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो मतलब डेसिमल से पहले और बाद के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट नंबर। ठीक है, फिक्स्ड नंबर हैं, कुछ डिजिट्स हैं वो डेसिमल पॉइंट के पहले भी हम यूज़ करते हैं, और जो बाद वाले जो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स। अगर मैं बात करूँ साइंड मैग्नीट्यूड, साइंड मैग्नीट्यूड में क्या रहता है, जो फर्स्ट बिट होती है वो शो करती है ज़ीरो। ज़ीरो किसके लिए यूज़ होता है, पॉजिटिव के लिए, और वन किसके लिए, नेगेटिव के लिए। ठीक है, और जो रेस्ट बिट होती हैं वो क्या किसके लिए यूज़ होती हैं, वैल्यू के लिए। ठीक है, तो साइन मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा, हमारा जो डाटा है, हमारा जो डाटा है उसमें फर्स्ट बिट शो होती है, जिसमें हम साइन का यूज़ करते हैं, ज़ीरो एंड वन का। ज़ीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव, और वन किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा कि जो फ्लिप है, जो ऑल बिट्स हैं, वो उसका कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉजिटिव नंबर को, टू गेट नेगेटिव नंबर अगर हमें चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर से हम किसको गेट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर को। मतलब क्या है, अगर हमारे पास जीरो बिट है और ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट अगर हमने किया तो ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, तो ज़ीरो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, और वन हमारे पास क्या है, नेगेटिव। एंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जितने भी बिट्स होते हैं, अपने फ्लिप में टू ही बिट होते हैं, ज़ीरो और वन ही होता है। अगर हमने नेगेटिव को गेट करना है तो हम क्या करेंगे, वन ऐड कर देंगे। ठीक है, हम क्या कर देंगे, वन ऐड, जैसे ही हमने वन ऐड किया तो हमारी क्या हो जाएगी, हमें एक नेगेटिव वैल्यू गेट हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, साइंड टू's complement representation. Okay, our next question is how new state is generated in a genetic algorithm. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बी एंड सी, क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन। हम इनका यूज़ किस में करते हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम में। किस में करते हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम। अगर मैं जेनेटिक एल्गोरिथम की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, ये जो अपना नेचुरल सिलेक्शन होता है ना डाटा का, तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं।
अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो इसमें जो स्टेट है वो क्या रहेगा, क्रॉस ओवर में क्या है, जैसे हमारे पास मिक्स हैं, टू सॉल्यूशन है, ठीक है, हम उससे क्या बनाएंगे, हमारे पास टू सॉल्यूशन है और उससे हमें क्या करना है, वन कंक्लूजन पे पहुंचना है, ठीक है। तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस ओवर, ठीक है। टू कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसके टू सॉल्यूशन है हमारे पास, लेकिन हमें डिसाइड सिर्फ एक ही करना है, उसमें हम क्रॉस ओवर का यूज़ करते हैं। म्यूटेशन में क्या रहेगा, को जो भी हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें कुछ भी स्मॉल अगर चेंज हमने किया है, ठीक है, किसके लिए हम चेंज करते हैं, डाटा की उसको डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हम इसमें चेंजेस करते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। गिवन S1, what is given S1 is equal to, if a procedure makes no call, then activation record can be created statically, and S2 is equal to compiler from the programming languages that support the recursion necessarily need heap storage for the memory allocation in the runtime environment, and S3 is equal to some code optimization are carried out on the intermediate code because they enhance the portability of the compiler to the other target processor. Which of the above statement is correct? Option C is correct. S1 and S3, ओके, S1 एंड S3। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमने बात की यहाँ पे एक्टिवेशन, S1 में हमारा क्या है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या रहता है, ये किसमें, स्टैक फ्रेम होता है इसका, डाटा को स्टोर करने के लिए हम किसका, इसमें स्टैक फ्रेम का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास मेमोरी है, ठीक है, उसमें हमने कोई वेरिएबल्स को इंसर्ट करवाना है तो वो किस फॉर्म में होगा, स्टैक के फॉर्म में। स्टैक कैसे, जैसे हमारे पास एक बुक्स का एक पाइल है बुक्स की, वन बाय वन हमने उसमें रखा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमने रखी मैथ्स, अगर उससे नेक्स्ट हमने जो बुक रखी है वो फिज़िक्स, एंड उसके ऊपर जो हमने बुक रखी है वो अपनी हो गई अपनी साइंस की, ठीक है। तो स्टैक में कैसे काम होता है, अगर हमें मैथ्स की बुक को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारी साइंस की बुक है उसको हमें निकालना होगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो फिजिक्स की बुक है उसको पुट करेंगे, और लास्ट में हमारे क्या है, मैथ्स। तो हमने क्या किया है, स्टैक फ्रेम का हमने इसमें यूज़ किया है एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टैटिक एलोकेशन का, स्टैटिक एलोकेशन में क्या रहता है, जो मेमोरी है वो फिक्स होती है। कंपाइल टाइम पे क्या रहेगा, एक मेमोरी जो है वो फिक्स कर देते हैं, ठीक है, कि हाँ डाटा को स्टोर करवाने के लिए, ताकि इजीली हम उसमें से डाटा को रिट्राइव कर सकें, ठीक है। हीप में क्या रहता है, हीप में हमारी जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कैसे होता है, डायनामिक, मतलब ये स्टैटिक नहीं होती, मतलब डायनामिक वे में हम मेमोरी को लोकेट करवाते हैं रन टाइम पे, ठीक है। जब भी हम कोई भी प्रोसेस को परफॉर्म करवा रहे होते हैं तो इसमें जो मेमोरी एलोकेट होती है वो डायनामिक होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्लेस पे हमने डाटा को स्टोर करवाया है तो नेक्स्ट डाटा जो होगा उसके नेक्स्ट में स्टोर होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो कहीं भी जाके मेमोरी में स्टोर हो सकता है रन टाइम में, जब भी हमारी प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है। और इंटरमीडिएट कोड में क्या रहेगा, इंटरमीडिएट कोड अपना जैसे हमारे पास कोड है, ठीक है, जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं हाई लेवल कोड को मशीन लेवल कोड में, मतलब हमने सोर्स कोड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मशीन कोड के अंदर, उसमें जो इंटरमीडिएट जो कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है, वो जो प्रोसेस होती है वो इंटरमीडिएट कोड है। एंड पोर्टेबिलिटी में क्या रहेगा, कि हमें डिफरेंट मशीन्स पे हमें अपने प्रोग्राम को कितने इफ़िशिएंट वे में हम उसको रन करवा सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, पोर्टेबिलिटी। तो S1 एंड S3 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Our next question is dash or not or data mining functionality. Option B is correct, is selection and interpretation. Selection and interpretation. इसमें क्या है, अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ डाटा माइनिंग,
डाटा माइनिंग में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास एक लार्ज डाटा है, ठीक है। हम जब उसमें से कुछ पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, एक पैटर्न है या फिर हमें उसमें से कुछ नॉलेज को गेन करना है, तो वो हमारा डाटा माइनिंग होता है, ठीक है। एक कंक्लूज़न पे हम पहुंचते हैं एक पैटर्न को सर्च करके, तो वो हमारा क्या है, डाटा माइनिंग। अगर मैं बात करूँ क्लस्टरिंग की, क्लस्टरिंग में क्या होता है, हमने पहले भी बात की है, तो जो सिमिलर आइटम का ग्रुप होता है हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्लस्टरिंग। एंड व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन की, इसमें हम आइटम्स को क्या करते हैं, असाइन करवाते हैं, ठीक है। और ये प्री डिफाइंड होते हैं, जितने भी हम आइटम्स को असाइन करवाएंगे वो प्री डिफाइंड रहेंगे, ठीक है। ऑलरेडी पहले से ही डिफाइंड रहेंगे, ये यूज़र डिफाइंड नहीं होते कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग उसको आइटम्स को डिफाइन नहीं करता। एंड अगर मैं बात करूँ रिग्रेशन की, तो व्हाट इज़ रिग्रेशन, रिग्रेशन में हम हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं हम उसको क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। ये अपना क्या है, रिग्रेशन। एंड करेक्टराइजेशन, करेक्टराइजेशन में हमने क्या करा है, किसी भी जो भी हमारे पास डाटा है उसको हमने क्या कर दिया, समराइज़ कर दिया एक जनरल वे में, ठीक है। ये अपना क्या है, करेक्टराइजेशन। एंड डिस्क्रिमिनेशन में क्या रहेगा, मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको उनके अंदर जो भी डिफरेंसेस हैं उनको फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन की, सॉरी, अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन की, तो इसमें क्या होता है, हम डाटा को चूज़ कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या है, कोई माइनिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ हम डाटा को चूज़ कर रहे हैं और उसमें से रिजल्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन कोड फॉर विजिबल रीजन इन कोहेन सदरलैंड polygon clipping algorithm is, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 000, ठीक है, ये अपना हो जाएगा इसका आंसर। अगर मैं बात करूँ विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में क्या होता है, जो भी हमारा पॉलीगन है, ठीक है, ये हमारी एक शेप है, उसके अगर हम विंडो को क्लिप करते हैं उसके इनसाइड, ठीक है, हमने एक विंडो ली है, अगर हमने उसके अंदर इनसाइड हमने लिया है, तो ये हमारा क्या है, विजिबल रीजन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 000। वाई डज द रिलायबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कीप्स चेंजिंग थ्रू आउट इट्स लाइफ, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इट्स अ फॉल्ट डिटेक्शन एंड करेक्शन, फॉल्ट डिटेक्शन एंड करेक्शन। रिलायबिलिटी में क्या होता है, जब भी सॉफ्टवेयर बहुत ही इफ़िशिएंट वे में वर्क करता है विदाउट फेलियर के, ये अपना क्या हो जाता है, रिलायबल। एंड फॉल्ट डिटेक्शन में वो एरर को फाइंड आउट करता है, ठीक है। एंड करेक्शन की हम बात करें तो उसमें एरर को, अगर हम एरर को सॉल्व आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये अपना करेक्शन। एंड डायनामिक नेचर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो चेंजेस हमें करने होते हैं एक सॉफ्टवेयर को एफिशिएंट वे में यूज़ करने के लिए, वो अपना क्या है, डायनामिक नेचर। एंड प्रोसेस इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेस इवोल्यूशन में भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं, जो भी उसकी डेवलपमेंट प्रोसेसेस होती हैं उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो अपने क्या है, प्रोसेस इवोल्यूशन। Our next question is, which of the following is not an objective of network security? And here option C is correct, attainability. Attainability, what it is, अगर मैं बात करूँ नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी व्हाट इट इज़, जब हमें डाटा को या फिर अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होता है, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है या फिर हैकर्स हैं, अगर हमें उनसे प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें क्या होता है कि जो भी ऑथराइज पीपल हैं सिर्फ वही हमारे डाटा को रीड करते हैं, ठीक है। तो ये है अपना कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे हमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड ईमेल जो हमारा है वो किसका एग्जांपल है, कॉन्फिडेंशियलिटी का। अगर मैं बात करूँ नॉन रेपुडिएशन, नॉन रेपुडिएशन में क्या रहेगा, कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो उसको कोई मैसेज सेंड करना है तो वो इंश्योर करता है, ठीक है, मतलब वो मना नहीं कर सकता मैसेज को सेंड करने के लिए,
ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे डिजिटल सिग्नेचर हैं ऑनलाइन बैंकिंग में, तो ये क्या है, ये मस्ट होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं कस्टमर से। अगर बैंक को ऑनलाइन बैंकिंग में चाहिए तो फिर क्या होगा, जो पर्सन है वो डिनाई नहीं कर सकता, उसको ये जो मैसेज है वो सेंड करना होगा। अगर मैं बात करूँ अटेन एबिलिटी की, इसमें क्या रहता है, जो इसमें डाटा की सिक्योरिटी की बात नहीं होती। इसमें बेसिकली हम किस में क्या बात करते हैं, डाटा को सिर्फ हमें डाटा को अटेन करना होता है, ठीक है, कि हमें डाटा मिला है कि नहीं मिला है, सब हम सिर्फ उस पर बात करते हैं। लेकिन अटेन एबिलिटी में मतलब सिक्योरिटी की बात हम नहीं करते, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द item name, color, cloth size, sum, quantity from sale, group by roll number. Item name, color, cloth size, how many groups is possible in this group is option B is correct, it's 4। ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर। अगर मैं बात करूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following field is present in IPv4 header but missing in IPv6 header। our option number B is correct, type of service। ठीक है, what is type of service। अगर मैं बात करूँ IPv4, ठीक है, 4 और 6 ये क्या है, अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है, ठीक है। क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। हेडर क्या होता है, जो भी हमें डाटा सेंड करना है पैकेट के फॉर्म में, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन पे अगर हमें भेजना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेडर का। एंड टाइप ऑफ सर्विसेज में क्या रहेगा, जो हमारा IPv4 जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है 4, वो क्या करता है, प्रायोरिटी सेट करता है, ठीक है, किसी भी पैकेट को हैंडल करने के लिए। तो वो क्या हो गया, टाइप ऑफ सर्विस, मतलब वो प्रायोरिटी जो हैंडल करता है पैकेट को हैंडल करने के लिए, जो प्रायोरिटी को इंडिकेट करता है, ये हमारे क्या है, सर्विस का सर्विस प्रोवाइड करना। और ट्रैफिक क्लास के अंदर क्या रहता है, ये अपना IPv6 वर्जन है और इसमें टाइप ऑफ सर्विस से हमें ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउलेट व्हील सिलेक्शन स्कीम इज प्रिफर्ड व्हेन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फिटनेस वैल्यू आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसमें क्या रहता है। और अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ राउलेट व्हील सिलेक्शन, राउलेट व्हील सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, हम डाटा की, जो भी डाटा हमने सिलेक्ट किया है उसकी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, कि क्या उसकी क्या रहेंगी पॉसिबिलिटीज़, क्या हैं उस डाटा से जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, क्या क्या हम कौन सा मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की। एंड सिलेक्शन प्रेशर में क्या रहता है, हम बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रेशर के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, हम उस पर फोकस करते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म फिटनेस की, तो इसमें जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर जो भी सिमिलर वैल्यूज़ होती हैं हम उसको फाइंड करते हैं, वो है क्या है अपना यूनिफॉर्म फिटनेस, ठीक है। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज डाटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग Dijkstra's algorithm। सॉरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मीन प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम अगर हमारे पास, ठीक है, सपोज़ कि हमें कोई डाटा को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डाइजेक्स्ट्रा, ठीक है। अगर मैंने GPS का यूज़ किया है, ठीक है, अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करना, बहुत ही कम टाइम में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो हम कौन से एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, डाइजेक्स्ट्रा का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो रहती है उसमें से क्विक हमें एक्सेस करना होता है, ठीक है, कि हमें मिनिमम वैल्यू को लेना है या फिर मैक्सिमम वैल्यू को, ये अपना प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम डिसाइड करते हैं। मिनिमम प्रायोरिटी
मतलब ये जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस है उसमें से अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मीन प्रायोरिटी क्यूज़ का। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर जैसे कोई अगर मैं एग्जांपल लूँ मीन प्रायोरिटी क्यू का, तो हम अपने घर पे हैं, ठीक है, और अगर हमें अपने फ्रेंड्स के घर पे जाना है तो उसके लिए हम जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसको हम पिक करते हैं। तो ये अपनी क्या हमने प्रायोरिटी सेट की है किसकी, मिनिमम डिस्टेंस में अपने घर फ्रेंड के पास पहुंचने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज cache memory work much faster than main memory system because option B is correct. It is a addressless RAM system that follows associative memory structure. अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ कैश मेमोरी, ये जो सीपीयू में यूज़ होती है वो बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। इसमें जो डाटा स्टोर होता है बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंटली यूज़ करना मीन्स जैसे ही हमें अपने रिज़ल्ट को क्विकली अगर हमें रिज़ल्ट क्विकली डिस्प्ले करना है तो हमें वैल्यूज़ को बहुत ही क्विकली फैच करना होता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैश मेमोरी का। एसोशिएटिव जो मेमोरी है उसमें क्या होता है, अगर कोई भी हमारे पास कंटेंट है उसमें से डाटा को अगर हमें सर्च करना है बट उसका हमें एड्रेस नहीं पता, ठीक है, तो उससे उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एसोशिएटिव मेमोरी का हम यूज़ करते हैं। जब हमारे पास एड्रेस नहीं है बट हमें कंटेंट में से कुछ डाटा को सर्च करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, एसोशिएटिव मेमोरी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या है कि जैसे डिस्क है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा रैम है ये स्लोअर होता है, और उसको सिमुलेट करके जब हम एक मेमोरी का यूज़ करते हैं तो वो क्या है, अपनी वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। pumping lemma can prove that any finite language is regular, ठीक है। ये अपनी क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट। हाउ रेगुलर, अगर मैं बात करूँ रेगुलर ग्रामर, ठीक है, हमने बात करी है रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर में क्या होता है, मतलब हम रेगुलरली क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, लैंग्वेजेस को, ठीक है। एंड लीनियर ग्रामर के अंदर हम क्या करते हैं, वन नॉन टर्मिनल का हम ज़्यादातर मतलब नॉन टर्मिनल थिंग्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एक लीनियर वे में। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। पंपिंग लेमा कैन प्रूव दैट एनी फाइनाइट लैंग्वेज इन रेगुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, स्टेटमेंट ए एंड सी both are correct here. Two successive translation are additive and two successive relations are additive. Okay, ये अपना क्या है, ये अपना क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट दोनों हमारी ट्रू हो जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्चुअल मेमोरी सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। हम इसमें कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, हम इसमें करते हैं पेजिंग एंड सेगमेंटेशन टेक्निक। किसमें, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन टेक्निक का। अगर मैं बात करूँ तो अपनी जो वर्चुअल मेमोरी है इसमें क्या होता है कि ये अपना इल्यूज़न होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है डाटा को स्टोर करवाने के लिए। तो ये जो इल्यूज़न मतलब फिज़िकली हमारे पास इतना डाटा स्टोर नहीं होता है, इतना स्पेस नहीं होता है, लेकिन वो क्या होता है, एक इल्यूज़न या हम एक वर्चुअल मेमोरी हम इसको बोल सकते हैं, जब हमें डाटा को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास रहती है। और पेजिंग में क्या रहेगा, जैसे ही हम हमारे पास जो मेमोरी है उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, साइज़ ऑफ पेजेस में, कि हमें कितना साइज़ चाहिए पेजेस का, उस बेस पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अपनी मेमोरी को भी। ये अपना क्या है, पेजिंग। एंड सेगमेंटेशन में क्या रहता है, सेगमेंटेशन में भी हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं किसमें, एक लॉजिकल सेगमेंट में, ठीक है। जैसे हमने कोड यूज़ किया है, स्टैक या हीप का हम यूज़ करते हैं, ये अपना किसका एग्जांपल है, सेगमेंट का। एंड डिमांड पेजिंग के अंदर क्या रहता है, जैसे हमने जो भी पेज लोड करवाए हैं, ठीक है, जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है तब भी हम उसमें क्या करवाते हैं, पेजेस को लोड करवा लेते हैं। तो हेयर ऑप्शन
D is correct, paging and segmentation technique. Our next question is the expression for absorption law is given by option A is correct, A plus AB is equal to A. ठीक है. Our next question is which one of the following is true of an object oriented design solution using a deep inheritance hierarchy. Option D is correct, it is a sign of bad design and as it breaks encapsulation. Okay. If I'm talking about what is OOD, object oriented design, ठीक है. और हमने क्या किया है, इनहेरिटेंस का जब हम यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस में क्या रहेगा, जो भी हमारी क्लासेस हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन एक्सेस करता है, ऑब्जेक्ट्स एक्सेस करते हैं या फिर कोई पेरेंट क्लास भी एक्सेस कर सकती है. एनकैप्सुलेशन में क्या रहता है, हम डाटा को हाइड करके रखते हैं. ठीक है, उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो मेथड्स हैं, हम उसको क्या करते हैं, इंटरनली जो उसकी डिटेल्स हैं वो हाइड रहती हैं. किसमें, एनकैप्सुलेशन में. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इट इज़ अ साइन ऑफ अ बैड डिज़ाइन एज ब्रेक्स एनकैप्सुलेशन. ओके. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a multi-layer feed forward network has 5 input units, 1 hidden layer with 4 units and 3 output units. How many weights does this network has? Option D is correct, it's a 32. It's a 32. Okay. Our next question is which defuzzification method can be used only for symmetric output membership function? Option C is correct. Weighted average method is used to defuzzification. ठीक है, defuzzification में हम किसका यूज़ करते हैं, वेटेड का. एंड अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ डीफजिफिकेशन. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फजी लॉजिक. ठीक है, फजी लॉजिक में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को किस फॉर्म में या फिर हम डाटा को एक मतलब एक पर्टिकुलर नंबर्स को शो करने की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, कोई भी फजी वैल्यू जैसे लो, मीडियम एंड हाई. ये अपना क्या है, लो फजी लॉजिक. ठीक है, जैसे कंप्यूटर में है, अगर हमने बोला 25 डिग्री सेल्सियस तो हम इसको फजी लॉजिक में बात करें तो हम इसको 60% बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये एग्जैक्ट जो है क्रिस्प वैल्यू को क्या करता है, शो करता है. ठीक है, किसको, कंप्यूटर में क्या होती है, क्रिस्प वैल्यू को अगर स्टोर कराते हैं तो वो क्या है, अपना फजी लॉजिक. एंड डीफजिफिकेशन में क्या रहता है, ये फजी जो भी हमारी वैल्यू आई है इसको एक सिंगल वैल्यू के अंदर, एक एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं डीफजिफिकेशन. ठीक है. अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिक मेंबरशिप फंक्शन, सिमेट्रिक मेंबरशिप फंक्शन में क्या रहता है, जो भी हमारा फजी सेट होता है, ठीक है, वो उसमें जो मेंबर फंक्शंस हैं वो कैसे एक दूसरे से बिलोंग करते हैं. ठीक है, इसको शो करने का ये जिसमें शो होते हैं उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल. क्या होता है, सिमेट्रिकल. मतलब जो भी हमने मेंबरशिप फंक्शन इसमें लिए हैं अपने फजी सेट में, वो कैसे एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, तो इसमें हम यूज़ करते हैं सिमेट्रिक. ठीक है, सिमेट्रिक का हम यूज़ करते हैं. अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर डिफजिफिकेशन के लिए अगर मैंने जैसे हाइट मेथड का हमें यूज़ करना है, ठीक है, तो जैसे हमारे पास अगर हमें किसी भी पर्सन की, ठीक है, उसकी हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू देखनी है, ठीक है, कि उसका पीक वैल्यू कितनी है, तो इसमें क्या आता है, अगर पीक वैल्यू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमें एक एग्जैक्ट एक वैल्यू चाहिए होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, डीफजिफिकेशन मेथड. ठीक है, हम इसमें यूज़ करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्रॉसवर्ड. व्हाट इट इज़, इट्स अ क्रॉसवर्ड. अगर मैं बात करूँ, अगर हम बात करें,
ठीक है। क्रॉसवर्ड का हम किस में, क्रॉसवर्ड जब हम प्ले करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं। किसका, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम का, ठीक है। अगर जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे हमने क्या लिखा, एक वर्ड लिखा है एप्पल, ठीक है, एक रो में हमने एप्पल लिखा है और एक में हमने पी से, अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैंने क्या बना दिया, पियर। तो ये जो हम लेटर्स बना रहे हैं क्रॉस वर्ड पजल में, तो हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। क्या, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, ठीक है। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम को अगर मैं एक सिंपल सी बताने की कोशिश करूँ आपको, तो वो क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ होता है बेसिकली बैक ट्रैकिंग के अंदर, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, तो हम उसमें क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब हमने फर्स्ट स्टेप के लिए हमने फर्स्ट स्टेप ली, ठीक है, मे बी हमें वहाँ पे अपना सॉल्यूशन ना मिले, तो हम क्या करेंगे, गो बैक, फिर हम क्या करेंगे, अपनी जो पहले वाली स्टेप थी उस पे जाएंगे, फिर हम अनदर ट्राई लेंगे। तो ये अपना क्या है, बैक ट्रैकिंग, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड का हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर